हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आज ये उसी का 15वां प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है जिसको आज हम बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल 15वां प्रैक्टिस सेट है और ये इस बुक का ये 8वां है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है पहला, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। कंठ के माध्यम से बोले जाने वर्ण जो हैं वो आते हैं आपके का वर्ग। का वर्ग में जैसे क ख ग घ और ठीक है अंग और आ, ये जो आता है अंग और हा, ये क्या है, ये कंठ वर्ण होते हैं। ठीक है, कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गा और घा इसमें आ रहा है, ये कंठ उच्चारण होता है इनका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तालव्य की, तालव्य वर्ण कौन कौन सा होता है, तो चा वर्ग आता है, इसमें च छ ज झ ञ आता है और इसके अलावा या और शा भी आता है। ठीक है, फिर आ जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य की बात करेंगे तो इसमें टा वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अड़ा, और री भी आता है, रा है और शा है। इस तरीके से ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंत और ओष्ठ के माध्यम से बोली जाने वाली दंतोष्ठ ध्वनि तो वो है वा। वा क्या है, दंतोष्ठ ध्वनि है, उच्चारण स्थान इसका दंतोष्ठ है। वा का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, या जो है वो तालु है, या क्या है तालु है। फा जो है ओष्ठ है, फा क्या है ओष्ठ है, व्यंजन है। और रा जो है मूर्धन्य है, रा क्या है मूर्धन्य। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा लिया गया। ठीक है, इसमें आपको राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षक संपूर्ण स्टडी गाइड जो है बुक निकाली गई, जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भाग 1 जीएस, भाग 2 कंप्यूटर, भाग 3 उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें रखी गई, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। आपको इसमें देख सकते हैं 3 सॉल्व पेपर दिया गया है, साथ ही साथ 2000 प्लस जो है इसमें क्वेश्चन को समाहित किया गया है। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की, राजस्व लेखपाल की स्टडी गाइड के अलावा और बहुत सारी बुक जो है निकाली गई है, जो आप इसको ऑनलाइन जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें से इसमें चिन्ह कौन सा है, तो इसमें चिन्ह अगर आप देख रहे हैं तो बाद में सबसे लास्ट में जो लगा हुआ पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, अल्प विराम ये कामा होता है। ठीक है, लाघव चिन्ह इस तरीके से होता है, मतलब 0 से कम, इस तरीके से उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे आपको डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर के बाद में जो इस तरीके से लगाते हैं इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन की बात करें तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। बाकी सभी में गलती कहाँ पर किया है, प्रातः काल के समय लिखा है। यहाँ पे समय जब प्रातः काल लग गया तो यानी एक समय डिनोट करा, तो दूसरा फिर समय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और हर जगह यहीं पर लिखा है तो ये गलती की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। यहाँ पे जो कवित्री शब्द है ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही रूप से कौन से ऑप्शन में लिखा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो गलत है कवियत्री, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप जो होता है वो इस प्रकार कुछ लिखा जाता है, कवियत्री। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा पांचवा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पशु चर रहे हैं, इस पंक्ति में रेखांकित पद क्या है। जो पशु शब्द है इसका बताना है किस प्रकार की संज्ञा है। पशु देखिए, पशु से क्या हमें डिनोट होता है, पूरा एक पशु मतलब जाति को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितनी प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो रहा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो संज्ञा की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा आ जाती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस शब्द से पदार्थ के गुण धर्म अथवा व्यापार का बोध हो रहा, वहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। चौथी जो संज्ञा है वो कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि नमक हो गया, तेल है, ठीक है, चावल है। इसके बाद पांचवी आ जाती है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो ये किसी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान हो रहा हो वहां पे समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि सेना शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। गिरोह शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो ये सारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहता जाता है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्दों का भेद बताना है। यहाँ पे जो अत्यंत शब्द है किस प्रकार का भेद है ये बताना है। यहाँ पे जो अत्यंत है वो क्या है, सुंदर शब्द जो विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है, क्या, अत्यंत। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। और जब इन्हीं शब्दों के प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, ठीक है। और पद को ही रूप कहा जाता है, पद को ही क्या कहा जाता है, रूप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? देश और नगर ये दोनों पुल्लिंग में आते हैं। अगला ऑप्शन जो देखें तो यहाँ पे द्वीप और झील दिया गया है, तो यहाँ पे झील शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भौगोलिक जल और स्थल होते हैं आदि इनके स्थलों के नाम जो होते हैं उन्हें प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन झील क्या है, भौगोलिक स्थल है, लेकिन ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप में अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा आ जाता है झील और घाटी, ये सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। हालांकि इनके और जैसे देश, नगर, पर्वत, समुद्र, पाताल, वायुमंडल, प्रांत, देश, द्वीप ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप ये तीन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक का परसर्ग इसमें से है? अधिकरण कारक का परसर्ग की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि अधिकरण कारक का परसद होता है में पर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, ठीक है। अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, हाय, आहा, इस तरीके से आपका क्या होता है, कारक होता है। चलिए हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी शब्द की बात करेंगे तो ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, हस्ती। क्या होता है, हस्ती होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ चयन करना है। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकालज्ञ का अर्थ है तीनों कालों का ज्ञानी, अर्थात सब कुछ जानने वाला, यानी कि सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? अगर समीप के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, छोटा के अर्थ में और गौड़ के अर्थ में, तो उसमें हम उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है। और उपसर्ग जो दिया गया है ये श्रेष्ठ के उपसर्ग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ है या फिर ऊपर है या फिर ऊंचा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तामसिक का विलोम क्या होता है? तामसिक शब्द का विलोम बताना। तामसिक शब्द का विलोम होता है सात्विक, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभय का विलोम भयभीत। सामिस, सामिस बहुत पूछा जाता है। सामिस का विलोम होता है निरामिष, निरामिष, ठीक है। सामिस का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। और दृढ़ का विलोम होता है शिथिल। दृढ़ का विलोम क्या होता है, शिथिल होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनाज के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम बात करेंगे तो अनाज का एक पर्यायवाची होता है अन्न, दूसरा पर्यायवाची अनाज का होता है गल्ला, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अनाज के अन्य पर्यायवाची की तो इसमें से अगर देखा जाए तो शस्य भी अनाज का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जल, प्राण, पुत्र जो है किस शब्द का अनेकार्थी है? जल, प्राण और पुत्र अगर हम देखें तो यहाँ पे जीवन का ये अनेकार्थी शब्द है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य अनेकार्थी में जिंदगी भी आता है, जीविका निर्वाह भी होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। चलिए चिर और चीर का अर्थ क्या है? चिर और चीर के अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे चिर का अर्थ होता है पुराना, चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निनिर्मेष। क्या होता है, निनिर्मेष होता है। देखिए निष्पलक भी होता है, बिना पलक गिराए, लगभग इसका समानार्थी है, लेकिन इसका जो सही सुटेबल अर्थ है यह है निनिर्मेष। निर्विकार की बात करेंगे तो विकार रहित, उसको कहेंगे क्या, निर्विकार। ठीक है, निष्प्रह जो दिया गया इसका मतलब कि इच्छा रहित, इसका अर्थ क्या होता है, इच्छा रहित। तो ये हो गया आंसर, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि की बात कर रहा है तो संधि जो देखिए 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन में न दिया होने की वजह से 5वां ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कौन सी होती है संधि, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। अब वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति की बात करेंगे तो ये अलुक तत्पुरुष के प्रकार है, आंसर बी ऑप्शन। इसी समास में क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर। ठीक है, वाचस्पति। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो शाम हुई और गाय लौट आई, यहाँ पे और शब्द और अव्यय से 2 उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रौद्र रस के स्थायी भाव की बात करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्रोध। क्रोध क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रोध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, रूपक। ठीक है, तारा घट उषा नागरी अर्थात आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो, अर्थात जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते। तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है रूप के अनुसार, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या है। गोटी लाल करना मुहावरे के अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रयोजन सिद्ध करना, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक की बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी की बात करेंगे तो ये इंदुमती हो जाएगा, ये कहानी के लेखककार, इनका नाम याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है बुद्धू का कांटा याद रखेगा। प्रेमचंद की तो बहुत सारी कहानी रचनाएं हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, शांति, कफन, गोदान, गबन, ये सभी इनकी रचना है। ठीक है, भगवान दास की रचना है प्लेग की चुड़ैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है, तो भगवान दास ने लिखा हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, वो आपको गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। गद्यांश कुछ इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे पॉज करिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे अभी गद्यांश दिया गया है इस तरीके से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि गद्यांश से है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद शर्माने का कारण कौन सा नहीं है। अब आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक क्या हो सकता है। अगर हम शीर्षक की बात करेंगे तो यानी कि ये गद्यांश किसके बारे में कह रहा है, तो ये नीरस और अर्थहीन जीवन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। जन संकुल का आशय क्या है, जन संकुल की बात कर रहा है, जन संकुल की बात करते हैं तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा, भीड़ भाड़ से भरे हुए जन संकुल कहा जाता है उसको, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। आम की छतनार डालियों के कारण अगर आप ऑप्शन की बात करें सी पार्ट हो जाएगा, यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा संग्रहालय है, तो संग्रहालय का नाम है किलाडी संग्रहालय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि यहाँ पे संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण चेट्टीनाड शैली में किया गया है। ठीक है, जो कि वैगई नदी के तट पर
स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? कौन इसमें से द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? श्रीमती एनी बेसेंट हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने नवंबर 1893 में मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आयरलैंड से भारत आई थी और फिर वह हमेशा के लिए भारत में ही होकर रह गई। ठीक है, इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया? पंचायत की शक्ति की बात जब करेगा तो आप 11वीं अनुसूची लगा दीजिएगा, इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? मिश्मी जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये निवास करती हैं मिश्मी जनजाति, जो कि ऑप्शन में न दिया होने के कारण ई ऑप्शन सही है, जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई महोत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सभी स्थित हैं सोनभद्र जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में, जो कि विंध्याचल और कैमूर की श्रेणियों की गुफा आश्रय में स्थित है। यहाँ 250 राग कला पेंटिंग है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? मतलब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1887 में अध्यक्षता की थी और वो कौन सा सम्मेलन था? मद्रास सम्मेलन। ठीक है, मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? ए ओ ह्यूम एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, जिनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका क्या नाम था? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1919 में इसको इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो जो है ये अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वहां तक बना रह सकता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में जांच के आयोग के रूप में किया गया था? तो यह किया गया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पे 2 बार काटने वाली नदी के नाम की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप की जो है मुख्य नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, जो 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है नदी। और ये पश्चिमी मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल नदी और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, ये जो है मध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो एक नदी है, लिम्पोपो नदी जो है ये क्या करती है? इसकी क्या खासियत है? लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर हम बात करेंगे भारत की माही नदी को, माही नदी जो है भारत की, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी इसमें से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर डी ऑप्शन शिलांग चोटी है। उसका नाम क्या है? शिलांग चोटी है। आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, वो किस प्रकार की खेती कहलाती है इसको? तो इसको हम कहते हैं सहकारी खेती। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है इसमें से? अब यहाँ पे अगर देखें शहरीकरण तो ये आता है, ठीक है। औद्योगिकरण, खनिज, ये सभी क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण। जबकि पानी की उपलब्धता की बात करेंगे तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में आर्थिक कारकों में से शामिल नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? छोटी हड्डी की जब बात करेगा तो सबसे जानते हैं कान की होती है, स्टेपीज होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है? तो उस कांच का नाम है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच एक ऐसा है जो इसे बोरोसिलिकेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट कहा जाता है, जो कि पायरेक्स कांच उपनाम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ऊष्मा का प्रतिरोधी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, प्रस्तावित था उस समय? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप करिएगा इसमें नई दिल्ली नहीं होगा, इसमें भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, ठीक है। जो कि ऑप्शन में ये भी नहीं दिया गया है तो भुवनेश्वर हो जाएगा। भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली में ये घोषणा हुई थी। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, तो उनके साथ यहाँ पे वेबसाइट का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। तो वो हुआ था। बाकी इसका जो मतलब जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा में हुआ। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही माँ मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माँ मदर नामक पुस्तक की बात करेंगे तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत हैं जिन्होंने लिखा है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है, 64। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में किस थिंक टैंक की स्थापना दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर में किया गया है? दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर में जो किया गया है वो ज्ञान शक्ति है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना की गई है। अब क्वेश्चन कंप्यूटर के देखेंगे, सीपीयू के एलयू में क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के एलयू में अगर हम बात करेंगे तो रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है, तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज होती है। एलयू जो होता है कंट्रोल यूनिट से जो है प्राप्त जो निर्देश है उनके अनुसार सभी प्रकार का जो गणितीय और तार्किक जो गणना है वो एलयू करता है, ठीक है। एलयू को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक एयू है और एक एलयू है। एयू मतलब अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट। अब एयू जो होता है डाटा पर जो है मूलभूत अंकगणितीय क्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है। और एलयू की बात करेंगे दूसरी तरफ जो तार्किक कार्य है ए मतलब एलयू, वहाँ पे तार्किक वाले लॉजिकल वाले काम होते हैं जो बड़ा छोटा बराबर ये से भी संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या है? कई तरह के प्रोग्राम्स जो उपलब्ध है जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पेस्ट कमांड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ctrl+V होना चाहिए, ठीक है। Ctrl+V होता है जो कि ऑप्शन में न दिया होने की वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। Ctrl+C की बात करेंगे तो चयनित फाइल को या चित्र है या टेक्स्ट है इसकी क्या है? कॉपी बनाते हैं, ठीक है, इससे कॉपी बनाया जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एक्स, तो इसके कट किया जाता है, कोई भी टेस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या चयनित टेस्ट को कट किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं, अंतिम आदेश को विफल करते हैं, यानी कि अंडू करते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कंट्रोल ई से क्या होता है, टेस्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं जो है सेंटर अलाइनमेंट या बीच में, मतलब सेंटर अलाइनमेंट में रखना, उसको कहते हैं कंट्रोल ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। तो किसके माध्यम से देखा जाता है, तो ये देखते हैं हम फिल्टरिंग के माध्यम से, ठीक है, फिल्टरिंग लगाएंगे और हम देख लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है डैश, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण किसका उदाहरण है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है ये किसका उदाहरण होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। तो ये जो प्रिंटर है उसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट को छापता है। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, विंडोज में निम्न में से किसका उदाहरण, विंडोज की बात करेंगे तो ये किसका उदाहरण, तो विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है। मतलब उसको सेव किए बिना अगर उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, तो तब फाइल को सहेजने में उपयोगकर्ता के इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेस्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो ये अगर हम जब कॉपी करते हैं कोई भी चीज़, तो कॉपी या कट जब करते हैं तो वो एक क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे वो डाटा चला जाता है, ठीक है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है जब कॉपी या फिर हम कट करते हैं, और फिर वो क्या होता है वहाँ टेम्परेरी जो है स्टोर होता है। इसके बाद कहीं पेस्ट कर सकते हैं तो उसी क्लिपबोर्ड से जाके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज स्टाइल के लिए अनुप्रयोग की जाने वाली जो है कौन सा शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम देखेंगे तो F11 जो होता है ये क्या करता है, शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेज के बाद में देखने के है तो सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन है जो वेब पेज के बाद में देखने के लिए सेव करने के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है, ठीक है। बुकमार्क कर सकते हैं लेकिन उसको सेव भी कर सकते हैं, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही। और आगे देख लेते हैं, एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल फिर सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है, बिल्कुल सही। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा भी देते हैं, बिल्कुल सही। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज को पीडीएफ फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं, भी सही है। सारे सही है, ए पार्ट ही गलत है, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ईमेल के पते में या ईमेल एड्रेस में केवल @ चिन्ह होना चाहिए। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। अब बताइए इसमें दोनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ना तो पहला गलत है, क्योंकि @ का चिन्ह ही केवल ईमेल के एड्रेस में होना चाहिए, और BCC जो फील्ड है यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये कार्बन कॉपी के समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो है जो रिसीवर है वो क्या है, वो गुप्त रहते हैं BCC में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो गलत है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी क्या सुविधा देती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी की सुविधा देती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, सरकारी कार्यों में दक्षता आती है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आंसर क्या है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स की सुविधा, ई कॉमर्स सुरक्षा प्रवेश में सेफ्टी में से निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन, सबसे इंटरनल लेयर का गठन कौन करता है, इनमें से बताना। ई कॉमर्स के सेफ्टी प्रवेश में यहाँ पे अगर हम देखें तो वो डेटा का गठन करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डेटा जो होता है सबसे इंटरनल लेयर का गठन होता है, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो क्षेत्र का नाम है नॉलेज इंजीनियरिंग। क्या नाम है इसका? नॉलेज इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है जहाँ जो विशेषक प्रणालियों के विकास से संबंधित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन हम देखेंगे यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में किया गया था, 27 अगस्त को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा वो है? तो वो है हरदोई। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरदोई के पूर्व में सीतापुर टच करता है और इसके अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो फर्रुखाबाद लगता है। ठीक है, और इसके बाद कन्नौज, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, और दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ से घिरा हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। आंसर सी ऑप्शन है। कौन कौन है? तो एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, और तीसरा आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ के बाद एक आता है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं। रानीपुर जो है चित्रकूट में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है सूर सरोवर। क्या? और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लखीमपुर खीरी में नहीं पड़ता है, लेकिन ये मानव निर्मित जलाशय है। आंसर हो जाएगा केवल 2। सूर सरोवर स्थल कहाँ पर है? सूर सरोवर रामसर स्थल आगरा में पड़ता है, आगरा जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका पहले नाम था कीठम झील, उसी का नाम सूरदास के नाम पर इसका सूर सरोवर झील कर दिया गया। सूर सरोवर रामसर स्थल हो गया, मानव निर्मित जलाशय है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? नींबू की जब बात करेगा तो आप सहारनपुर और मेरठ लगा दीजिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर और मेरठ बिल्कुल सही है। चलिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा? उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध जो है वो है रामगंगा बांध। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1978 में इसको बनाया गया था। कब? 1978 में। रामगंगा बांध है कहाँ? तो ये बिजनौर जिले में स्थित है, बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा नदी पर ही बनाया गया रामगंगा बांध, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 127.5 मीटर ऊंचा है। माता टीला बांध जो है 1958 में ही बना था, जो कि ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है माता टीला बांध। ठीक है, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 35 मीटर है। ठीक है, 35 मीटर है। रिहंद बांध की बात करेंगे तो रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। सोनभद्र में रिहंद ही नदी पर बना है, जो कि इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। ठीक है, और ये मेजा बांध की बात करें तो ये मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर के बेलन नदी है बहती है, वहीं पर यह स्थित है, जिसकी ऊंचाई मात्र 40 मीटर है। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? रामगंगा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? चीनी मिट्टी की वस्तुएं जो बनती हैं बुलंदशहर में बनती हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो है यहाँ पे अगर देखें तो मिर्जापुर में कालीन बनाया जाता है, कालीन दरिया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशम और सिल्क की बात करेंगे तो ये बनारस इसके लिए फेमस है, बनारस। चिकनकारी कला के लिए लखनऊ फेमस है। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। पीतल की बर्तन जो है मुरादाबाद में बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलान करना है। काले मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा है। काला मिट्टी के बर्तन जो है निजामाबाद में बनता है। निजामाबाद कहाँ है? आजमगढ़ में। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा बुलंदशहर में बनता है। पीतल के बर्तन या पीतल शिल्पकृत मुरादाबाद। शीशा की शिल्पकृत फिरोजाबाद। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूने का पत्थर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अभ्रक के भंडार झारखंड और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सूफी कवि का जन्म हुआ अमीर खुसरो का?
1253 जिले में 1253 ईस्वी में एटा जिले में हुआ था। ठीक है, एटा जिला पटियाली नामक ग्राम जो वर्तमान में कासगंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? भारत रत्न इनमें से अगर देखा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब मिला है? 2001 में मिला था। कब मिला था? ये कौन है? ये शहनाई वादक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? पहला ट्रैफिक पार्क की बात कर रहा है, यह खोला गया है प्रयागराज जिला, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, धोबी घाट चौराहे के निकट पहला यातायात पार्क या पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत जब नाम हुआ था, इसका देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी सहारनपुर से, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका प्रारंभ 1866 में हुआ था। ठीक है, सहारनपुर में दारुल उलूम में शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजात का निवास करती है? अगरिया जनजात की बात करेगा तो सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगरिया, बैगा, भुइया ये सभी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की निवासी हैं, आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1937 से लेकर 1950 तक रहा था। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश से? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र सबसे ज्यादा। सोनभद्र ऑप्शन में नहीं दिया होने की वजह से ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद ललितपुर आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यू योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? न्यू योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है लखनऊ जिला, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया श्रावस्ती बलरामपुर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? तो यह किया गया है चित्रकूट जिले में, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।